Good morning, everyone. In the last video, we have discussed about the properties of the phenol, especially the physical and chemical property of phenol. And in this video, we are going to discuss about the ether. And we are starting with the IUPAC nomenclature. तो यहाँ पे ether क्या होता है? सबसे पहले ether is the ROR, alkoxy. Alkene is the general naming for this one, that is alk plus oxy plus alkene. अब यहाँ पे देखिए दो दो एल्क आ गए, तो यहाँ पे ये पहला एल्क जो है इट इज जस्ट एक्सप्लेनिंग अबाउट द ब्रांच, और ये जो दूसरा एल्क है दिस वन इज एल्केनिंग अबाउट द मेन चेन. तो ये है आपका मेन चेन, ये है आपका ब्रांच. एक एग्जांपल लेके एक्सप्लेन करने की आपको कोशिश करें. दिस इज द CH3 CH2O एंड CH3. अब यहां पे देखिए दो एल्किल ग्रुप्स हैं, फर्स्ट वन एंड द सेकंड वन. ये है आपका ब्रांच, एक सिंगल कार्बन का सिस्टम, और ये है आपका मेन चेन हैविंग टू कार्बन. अब इस तरह से नाम लिखेंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? ब्रांच प्लस ऑक्सी, और यहां पे ब्रांच एक कार्बन का है इस वजह से मेथ प्लस ऑक्सी, दैट द मेथॉक्सी. और उसके बाद मेन चेन एल्केन, मेन चेन दो कार्बन का है सो इट विल बी एथेन, देन इट इज मेथॉक्सी एथेन. सारे लेटर स्मॉल होंगे, बीच में कोई स्पेस नहीं दिया जाएगा. और अगर हम कुछ ऐसा कंपाउंड देखें CH3 CH2O CH2 CH2 एंड CH3, देन व्हाट विल बी द नेम? अब यहां पे कौन सा मेन चेन है? ये देखिए 3 कार्बन सिस्टम है, ये हो गया आपका मेन चेन. ये 2 कार्बन का सिस्टम है जो आपका हो गया ब्रांच. तो यहां पे सबसे पहले फिर से ब्रांच 2 कार्बन का सिस्टम है, so it will be 8 प्लस ऑक्सीजन यानी ऑक्सी एथॉक्सी. अब मेन चेन 3 कार्बन का मेन चेन है, दैट इज द प्रोपेन, दिस इज द एथॉक्सी प्रोपेन. अगर हम कोई एरोमेटिक रिंग ले, हम ये कंपाउंड ले लेते हैं, ये है बेंजीन और ये फिर से बेंजीन. एक चीज यहां पे, अगर ऑक्सीजन के अगल बगल एल्किल या एरिल ग्रुप जो भी है अगर आइडेंटिकल होता है तो हम इसे कहते हैं सिमेट्रिकल ईथर, और अगर नॉन आइडेंटिकल होता है तो उसे बोलते हैं अनसिमेट्रिकल ईथर. ये देखिए सिमेट्रिकल ईथर है, दोनों तरफ सेम ग्रुप लगे हुए हैं. ये क्या है? अनसिमेट्रिकल ईथर है, एक तरफ एथिल लगा है, एक तरफ प्रोपिल लगा है. अब इसका अगर हम नॉमेनक्लेचर करेंगे तो यहाँ पे कौन सा ब्रांच है, कौन सा मेन चेन है? किसी को भी ब्रांच मान लीजिए, किसी को भी मेन चेन मान लीजिए, क्योंकि दोनों तो आइडेंटिकल ही हैं. और अगर दोनों आइडेंटिकल हैं तो हमने किसी एक को ब्रांच मान लिया. बेंजीन रिंग जब ब्रांच में लगता है तो हम इसे फिनाइल टर्म से कॉल करते हैं. तो ये हो गया आपका फिनाइल, अगर इसे हम ब्रांच मान लिए. और फिनाइल को जब हम लिखेंगे एल्क के टर्म में तो हम लिखेंगे फेन, PHEN प्लस ऑक्सी, एल्क प्लस ऑक्सी प्लस एल्केन, then it is phenoxy benzene. एक दो और एग्जांपल ले ले, कुछ ऐसी एग्जांपल लेना जिसमें ब्रांचिंग भी हो. बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड सिस्टम की जगह पे हमने थोड़े से अलग सिस्टम यहां पे लेके नॉमेनक्लेचर करने की कोशिश की है. तो सबसे पहले हम इसे देखते हैं, और जब हम देखेंगे तो पहला काम फिर से वही करेंगे कि विच वन इज द मेन चेन एंड विच वन इज द ब्रांच. अब यहां पे देखिए ये 2 कार्बन का सिस्टम है विच इज अ ब्रांच, और ये 3 कार्बन का सिस्टम विथ अनदर ब्रांच है, तो ये दूसरा है. अब यहां पे नॉमेनक्लेचर करेंगे तो इसको ब्रांच की तरह देखेंगे और इसे मेन चेन की तरह देखेंगे. तो नाम क्या होगा? सबसे पहले ये 2 कार्बन का सिस्टम है, सो इट इज 8 प्लस ऑक्सी, 8 ऑक्सी. ठीक है ना? अब इसमें आइए, ये है आपका पोजीशन नंबर 1 2 3, 2 पोजीशन पे मिथाइल है, एथॉक्सी 2 मिथाइल, और मेन चेन 3 कार्बन का है,
सो इट इज प्रोपेन, एथॉक्सी 2 मेथाइल प्रोपेन। चाहे तो एथॉक्सी का भी नंबर दे सकते हैं, 1 एथॉक्सी 2 मेथाइल प्रोपेन, ऐसा भी लिख सकते हैं। 1 पोजीशन को नहीं भी नंबर करते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन चाहे तो आप इसे यूं भी कह सकते हैं। सो इट इज 1 एथॉक्सी 2 मेथाइल प्रोपेन और एथॉक्सी 2 मेथाइल प्रोपेन। व्हाट्स अबाउट दिस वन? अब यहां देखिए, मान लेते हैं ये ब्रांच है, ये मेन चेन है, सिमेट्रिकल ईथर है। ऐसा होने से दोनों तरफ आइडेंटिकल ग्रुप है, किसी को भी ब्रांच किसी को भी मेन चेन माना जा सकता है। अब अगर हमने इसको ब्रांच और इसको मेन चेन मान लिया तो ब्रांच में भी सब ब्रांच है और मेन चेन भी ब्रांच है ही, तो दोनों पर नंबरिंग करनी पड़ेगी। हम क्या करेंगे, मेन चेन पे हमने नंबर कर दिया 1 2 3 और यहां कर दिया 1 डैश 2 डैश 3 डैश। आइडेंटिफाई करने में कि कौन सा मेन चेन है कौन सा ब्रांच का नंबर चल रहा है आपको आसान रहता है, कंफ्यूजन कम होता है। अब यहां पे पहले ब्रांच में आते हैं। ब्रांच में कहां है, 2 पोजीशन पे मेथिल लगा हुआ है, ये हो गया आपका 2 डैश मेथाइल, और ये क्या है 1 2 3 कार्बन का सिस्टम, सो प्रो प्लस ऑक्सी 2 मेथाइल प्रोपॉक्सी या 2 डैश मेथाइल प्रोपॉक्सी। अब इसके भी तो 2 पोजीशन पे मेथिल लगा है, ये हो गया आपका 2 मेथाइल प्रोपेन। ये है 2 डैश मेथाइल प्रोपॉक्सी एंड 2 मेथाइल प्रोपेन। ये लास्ट आपका, खुद से करिए और आंसर कमेंट करिए कि क्या होगा इसका आंसर। हम देख रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द प्रिपरेशन ऑफ ईथर। ईथर के प्रिपरेशन के लिए 2 ही मेथड यहां पे दिए गए हैं। पहला मेथड दिया हुआ है डिहाइड्रोलिसिस और दूसरा मेथड दिया हुआ है आपका विलियमसन ईथर सिंथेसिस। तो हम जा रहे हैं डिहाइड्रोलिसिस प्रोसेस के लिए। हम देख रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ ईथर बाय डिहाइड्रोलिसिस ऑफ एल्कोहल। ये है आपका एल्कोहल CH3 CH2OH प्लस HO CH2 CH3, 2 मोल मैंने एथनॉल लिख दिया है। जब हम इसे डिहाइड्रोलाइज करेंगे बाय यूजिंग H2SO4 एंड 413 केल्विन टेम्परेचर। यहां पे टेम्परेचर को स्पेशली ध्यान देना है। अगर ये टेम्परेचर 413 की जगह 443 हो जाता है तो ये ईथर के जगह पे एल्कीन का फॉर्मेशन करने लगता है। प्रॉपर्टी ऑफ एल्कोहल्स में आपने देखा था, एल्कोहल्स ऑन डिहाइड्रोलिसिस फॉर्म्स द एल्कीन, मैकेनिज्म भी इस प्रोसेस का आपको बताया गया था। तो यहाँ पे इसके लिए टेम्परेचर मैटर करता है। तो अगर इसको हम 413 केल्विन पर ट्रीट करते हैं तो लॉस ऑफ वाटर होता है, यहां से वाटर मॉलिक्यूल का लॉस होता है और कंपाउंड बनता है CH3 CH2O CH2 CH3 प्लस वाटर। लेकिन अगर यही 443 केल्विन पे रिएक्शन होता है अंडर सेम रीजेंट, यानी यहां पर भी H2SO4 से हो रहा है, यहां पर भी H2SO4 से हो रहा है, बस इकलौता डिफरेंस क्या है, इंस्टेड ऑफ 413 केल्विन टेम्परेचर इट इज 443, और ऐसा होने पे ये बनाता है CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस वाटर। बोथ द रिएक्शंस आर द डिहाइड्रोलिसिस, लेकिन आपको ईथर बनाना है तो आपको 413 केल्विन लेना होगा। तो हमें ये रिएक्शन चाहिए। अब यहां पे इसकी लिमिटेशंस क्या हैं? इसके 2 लिमिटेशंस हैं। पहला लिमिटेशन, इट इज यूजफुल ओनली फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द सिमेट्रिकल ईथर। नॉन सिमेट्रिकल ईथर इस प्रोसेस से नहीं बनाया जाता। रीजन, वुड्स रिएक्शन में ऐसा ही एक रीजन पड़ा था, वहां पे हमने कहा था द ऑड कार्बन सिस्टम कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय द वुड्स रिएक्शन। सेम यहां पे वही चीज हो रही है। यहां पे अगर नॉन सिमेट्रिकल ईथर या अनसिमेट्रिकल ईथर आप बनाएंगे तो आपको 2 अलग अलग एल्कोहल्स लेने पड़ेंगे, और जब 2 अलग अलग एल्कोहल्स लेंगे तो कुछ बाई प्रोडक्ट्स भी जनरेट होने लगेंगे। इन बाई प्रोडक्ट्स का बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट ऑलमोस्ट बराबर ही होता है, यानी ज्यादा वेरिएशन नहीं होता है। और जब ज्यादा वेरिएशन नहीं होता तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है कि हम इन्हें फिजिकली सेपरेट कर पाएं या किसी फिजिकल टेक्निक्स के थ्रू सेपरेट कर पाएं, क्योंकि आपको मालूम है जनरली सॉल्युबल लिक्विड या सॉल्युबल
मटेरियल्स को सेपरेट करने के लिए जो टेक्निक यूज की जाती है दैट इज कॉल्ड डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस। एंड इन द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एटलीस्ट वेरिएशन ऑफ 25 डिग्री सेल्सियस इन बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए। बॉइलिंग पॉइंट में 25 डिग्री सेल्सियस का वेरिएशन होना चाहिए। इफ दैट वेरिएशन इज नॉट देयर, you are not capable to separate these of the materials from each other by using the fractional distillation process। तो यहां पे सिर्फ और सिर्फ सिमेट्रिकल ईथर के लिए यह यूज होता है। दूसरी लिमिटेशन, दिस रिएक्शन नीड्स ओनली प्राइमरी एल्कोहल। अगर सेकेंडरी या टर्शियरी एल्कोहल होता है तो एल्कीन का फॉर्मेशन करने लगता है बिकॉज ऑफ द ग्रेटर नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेट हाइड्रोजन। हाइपर कॉन्जुगेट हाइड्रोजन जितने ज्यादा बढ़ते जाएंगे उतना चांसेज ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन बढ़ते जाएंगे, उतना चांसेज ऑफ द एलिमिनेशन बढ़ता जाएगा। और एलिमिनेशन रिएक्शन में हमेशा एल्कीन बनता है। ईथर क्या है? ईथर का बनना एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो यहां पे ओनली द प्राइमरी एल्कोहल्स can be taken in the reaction and only the symmetrical ethers can be prepared by this process, and this was the limitation of the dehydrolysis process for the preparation of the ether। लेकिन जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है, इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि एग्जाम में फ्रिक्वेंटली आता है, इस चैप्टर से अगर कुछ इस ईथर टॉपिक से अगर कुछ आएगा तो सबसे ज्यादा चांस है इस रिएक्शन के आने के। And the reaction is Williamson's ether synthesis। Then this is Williamson's ether synthesis। अगर हम विलियमसन ईथर सिंथेसिस की बात करें, इट इज अनदर मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ईथर। यहाँ पे आप सिमेट्रिकल ईथर भी बना सकते हैं, नॉन सिमेट्रिकल ईथर भी बना सकते हैं, अनसिमेट्रिकल ईथर जैसे करते हैं, तो यहाँ पे सिमेट्रिकल भी अनसिमेट्रिकल भी बना सकते हैं। अब यहाँ पे ये देखिए, ये है आपका एल्कोहल CH3 CH2OH। जब हम इसे कास्टिक से ट्रीट करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड से ट्रीट करते हैं, देन इट फॉर्म्स CH3 CH2ONA, यानी सोडियम साल्ट, सोडियम एल्कोक्साइड, स्पेशली सोडियम एथॉक्साइड along with water। एसिड बेस रिएक्शन है, अल्कोहल एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड तो वेल नोन बेस है ही। अब यहां पे ये जो सोडियम एथॉक्साइड है CH3 CH2ONA, इसे हम हेलो एल्केन से ट्रीट करते हैं। यहां से NaCl निकलता है और बचता क्या है? बचता है आपका CH3 CH2O और यहां से CH2 CH3। ये बन गया आपका एथॉक्सी एथेन या एथॉक्सी एथेन। दिस इज द रिएक्शन। क्लियर? तो यहां पे ये है आपका रिएक्शन, एथॉक्सी एथेन का फॉर्मेशन हो रहा है सोडियम एथॉक्साइड और क्लोरो एथेन से, ऐसा कह सकते हैं। एक्चुअली हो रहा है एथेनॉल और क्लोरो एथेन से। अगर इसी रिएक्शन को सिंगल स्टेप में लिखना चाहें तो कुछ यूं ही लिख सकते हैं, दैट CH3 CH2OH प्लस CH3 CH2Cl in presence of sodium hydroxide gives CH3 CH2O CH2CH3। ऑर्गेनिक रिएक्शंस में ऐसा जरूरी नहीं है कि इनऑर्गेनिक बाई प्रोडक्ट आप लिखें ही, लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्रोडक्ट्स क्या बने हैं आपको मालूम है, यहाँ वाटर बन रहा है और यहाँ पे NaCl निकल रहा है। लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं। अब क्या विलियमसन ईथर में भी कोई लिमिटेशन है पिछले रिएक्शन की तरह कि ये बिल्कुल परफेक्ट रिएक्शन, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है? श्योरली यहाँ पर भी लिमिटेशन है। केमिस्ट्री में यही तो प्रॉब्लम है, हर जगह कुछ न कुछ एक्सेप्शन लिमिटेशंस आती रहती हैं, और यही कह सकते हैं केमिस्ट्री की खूबसूरती है या केमिस्ट्री की खासियत यही है, यहाँ पे लिमिटेशंस आते ही आते हैं। व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ द विलियमसन ईथर सिंथेसिस? इन विलियमसन ईथर सिंथेसिस only the primary haloalkanes can be used। सेम रीजन जो पिछले में था, the secondary and tertiary haloalkanes due to greater number of hyperconjugate hydrogens lead to the formation of alkene। बिल्कुल वही पिछली बार की तरह,
हाइपर कॉन्जुगेट हाइड्रोजन हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू एल्कीन का फॉर्मेशन कर लेते हैं इंस्टीड ऑफ ईथर, और इस वजह से हम प्राइमरी हेलोएल्केन ही यूज करते हैं, सेकेंडरी और टर्शियरी हेलोएल्केन्स यूज नहीं करते हैं। द सेकेंड थिंग, द हेलोएरिन्स आल्सो कैन नॉट बी यूज इन दिस प्रोसेस। रिएक्शन क्या है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है हेलो एल्केन पे। तो अगर ये हेलोएरिन ले लेंगे तो हेलोएरिन्स डज नॉट सपोर्ट द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो यहां पे ऐसे सिस्टम्स भी नहीं बनाए जा सकते। लेकिन अगर आपको एक तरफ टर्शियरी एक तरफ प्राइमरी लगाना है तो हम इस बात को ध्यान देते हैं कि टर्शियरी वाला जो कंपाउंड है वो हमेशा एल्कोहल हो, ना कि हेलोएल्केन। मैं आपको एक एग्जांपल लेके एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। यहां पे देखिए एक कंपाउंड है ये 2-एथॉक्सी 2-मेथिल प्रोपेन। ये प्रोडक्ट बनाना है, दो अलग अलग रिएक्शंस लिख रखे हैं मैंने, और दोनों में डिफरेंस क्या है? रिएक्टेंट डिफरेंट है, रिएक्शन दोनों विलियमसन ईथर सिंथेसिस ही है। अब इस रिएक्शन में देखिए ये है आपका एल्कोहल विच इज एक्चुअली अ प्राइमरी एल्कोहल, और ये है हेलोएल्केन विच इज अ टर्शियरी हेलोएल्केन, और यहां पे ये है हेलोएल्केन विच इज प्राइमरी और ये अल्कोहल है विच इज टर्शियरी। आपको क्वेश्चन में पूछता है विच वन इज द बेस्ट रिएक्शन, विच वन इज बेटर रिएक्शन। एक्चुअली एक ही रिएक्शन पॉसिबल ही है। अभी अभी मैंने कहा टर्शियरी हेलोएल्केन्स डज नॉट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ ईथर, दैट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन। और यहां पे देखिए टर्शियरी हेलोएल्केन है, ये क्या करेगा? ये एक्चुअली बना देगा C डबल बॉन्ड CH2 CH3 एंड CH3, ये प्रोडक्ट बनेगा। ये प्रोडक्ट तो बनेगा ही नहीं, जबकि यहां पे ये सही बनेगा, क्योंकि यहां पे हेलोएल्केन क्या है? एक प्राइमरी हेलोएल्केन है। सिमिलरली अगर आपको कुछ ऐसा कंपाउंड बनाना है, मेथॉक्सीबेंजीन, तो इसके लिए क्या करेंगे? आप कभी भी बेंजीन रिंग पे हेलोजन नहीं लगाएंगे। अगर यहां पे लगा के कुछ ऐसा करते हैं प्लस CH3OH इन प्रेजेंस ऑफ NaOH, ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए क्या करेंगे? हम यहां पे OH लगाएंगे और यहां पे Cl लगाएंगे। अब यहां पे क्या हुआ? अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो अभी भी हो रहा है, लेकिन बेंजीन पे नहीं हो रहा, मेथेन पे हो रहा है, और मेथेन पे हो रहा है, मिथाइल ग्रुप पे हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। ये बात आपको रिएक्शन करते समय ध्यान देना होगा। नाउ वी आर गोइंग टू सी अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द ईथर। व्हेन वी टॉक अबाउट द ईथर, वी से दैट द ईथर इज द सब्स्टिट्यूटेड एल्कोहल। एल्कोहल क्या होता है? ROH, R इज द एल्किल ग्रुप, देन ROH, एंड व्हाट इज द ईथर? ROR या ROR डैश, एक हाइड्रोजन को एल्किल ग्रुप या इरिल ग्रुप सब्स्टिट्यूट कर देता है। इट इज अ सब्स्टिट्यूटेड ईथर, सॉरी सब्स्टिट्यूटेड एल्कोहल। अब यहां पे ऐसे कंडीशन में ईथर की प्रॉपर्टी भी लगभग एल्कोहल जैसी ही होती है। एल्कोहल की तरह ईथर भी कलरलेस होता है, एल्कोहल की तरह ही मिलता जुलता सा थोड़ा स्मेल देता है। स्मेल को नॉर्मली हम इथरिक स्मेल कह देते हैं, वैसे स्मेल पे ज्यादा कुछ क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है, तो इसको भी खास वो नहीं है। तीसरा है आपका बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट। श्योरली ईथर्स आल्सो हैव हायर बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट, बट नॉट एज हायर एज इन द केस ऑफ द एल्कोहल्स। रीजन, alcohols have hydrogen directly attached on the oxygen which generates the very strong hydrogen bonding. ऐसा हाइड्रोजन बॉन्डिंग ईथर जनरेट नहीं कर पाता। डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स जरूर जनरेट कर लेता है, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग वैसा जनरेट नहीं कर पाता जैसा कि एल्कोहल करता है, और ऐसा होने की वजह से एल्कोहल्स का बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट ईथर से ज्यादा होता है। इवन ईथर आल्सो हैव अ हायर बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट, बट नॉट एज हाई एज दैट ऑफ द एल्कोहल। एंड लास्ट वन, solubility. Ether is also soluble with water due to the same reason as it was in the case of the alcohol, लेकिन solubility भी alcohol के रिस्पेक्ट में कम होगी। Now the chemical property, जब हम chemical property की बात करते हैं तो ज्यादा chemical reactions यहाँ पे ये नहीं हम पढ़ने जा रहे हैं। हम एक्चुअली सिर्फ दो ही chemical reaction पढ़ते हैं। आपके NCERT में दो ही chemical reaction दिए ही हैं, उन्हीं दो chemical reactions को हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। तो पहला जो रिएक्शन हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज द डीहाइड्रोलिसिस।
एक्चुअली जो दो प्रिपरेशन के रिएक्शन थे वो उसी का उल्टा केमिकल प्रॉपर्टी में पढ़ते हैं। तो पहला जो रिएक्शन है हम देखने जा रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टी, और इसमें पहला रिएक्शन है डिहाइड्रोलिसिस। सॉरी, डिहाइड्रोलिसिस तो फॉर्मेशन के लिए होता है ना, हम पढ़ने जा रहे हैं हाइड्रोलिसिस। सॉरी, हाइड्रोलिसिस। तो जब हम हाइड्रोलिसिस के बारे में पढ़ते हैं, एडिशन ऑफ वाटर ऑन द ईथर, तो ये देखिए ईथर है CH3 CH2O CH2 CH3। मैंने वैसे सिमेट्रिकल ईथर लिया है, नॉन सिमेट्रिकल ईथर लेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम है नहीं। और जब यहां पे ऐसा करेंगे तो यहां पे क्या होगा, रिएक्शन होगा वाटर के साथ हम सल्फ्यूरिक एसिड लगा देते हैं। कई सारे वीडियोज में मैं पहले भी इस बात को डिस्कस कर चुका हूं कि व्हाट इज द रोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इन द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस में या एडिशन ऑफ वाटर में सल्फ्यूरिक एसिड का एडिशन तो होता नहीं, होता तो एडिशन वाटर का ही है। तो सल्फ्यूरिक एसिड इसलिए डाला जाता है जिससे वाटर का डिसोसिएशन बढ़ जाए। क्लास 11th में पढ़ा था द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर इज 10 to the power -14। इसका मतलब होता है ऑलमोस्ट 10 मिलियंस यानी 1 करोड़ पार्टिकल ऑफ वाटर में सिर्फ एक पार्टिकल टूटता है। आउट ऑफ 10 to the power 7 पार्टिकल्स ओनली 1 वाटर मॉलिक्यूल डिसोसिएट्स, और इस डिसोसिएशन को बढ़ाने के लिए हम सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं। और जब ऐसा करते हैं कि ये दो पार्ट में टूटता है, अगर मैं यहां से ऐसे दिखाऊं, दोनों में से किसी तरफ से तोड़ दीजिए, कंपाउंड एक ही बनता है। तो यहां से अगर हम दिखाएं तो एक तो बच गया CH3 CH2O, बना दें CH3 CH2O, और इस पे H प्लस लगेगा तो ये बन गया CH3 CH2OH। और दूसरा कंपाउंड एक्चुअली सेम ही नंबर ऑफ कार्बन आ रहे हैं, तो ये दूसरा बन जाएगा CH3 CH2। अगर ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज रहा होगा तो कार्बन पे पॉजिटिव रहा होगा, और अगर इस पे H गया तो इस पे OH आएगा, और ये बना लिया। सिमेट्रिकल ईथर होगा तो दोनों एल्कोहल्स आइडेंटिकल होंगे, अनसिमेट्रिकल ईथर होगा तो दोनों अलग अलग एल्कोहल्स बनेंगे। आई थिंक इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। हम नेक्स्ट देखने जा रहे हैं रिएक्शन विथ हैलो एसिड। हम ये कंपाउंड लिए हैं CH3 CH2O CH2 CH3, फिर से मैंने सिमेट्रिकल ईथर ही लिया हुआ है। और जब हम इस पे ट्रीट करेंगे कोई भी हैलो एसिड, मैंने यहां पे ले लिया HI, बिल्कुल पिछली बार की तरह कहीं से ये टूटेगा, एक तरफ H और एक तरफ I लग जाएगा, और ये बन जाएगा CH3 CH2OH प्लस CH3 CH2I। अब यहां पे I किधर लगेगा, SN1 या SN2 रिएक्शन के अकॉर्डिंग रिएक्शन चलेगा। तो यहां पे अगर सिस्टम या एल्किल ग्रुप जो है ये प्राइमरी है या मेथाइल है, मेथाइल और प्राइमरी, तो रिएक्शन SN2 की तरह चलता है। और SN2 में आपको मालूम है कि हैलोजन उधर लगेगा जहां पे स्टेरिक हिंडेंस कम होगा, साइज के हिसाब से देख लेंगे, हिंडेंस के हिसाब से देख लेंगे। लेकिन अगर यही सेकेंडरी या टर्शियरी होगा तब ये SN1 मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग चलेगा, यानी कि अब हैलोजन उधर लगेगा जहां पे कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होगा, बिकॉज SN1 रिएक्शन रन्स विथ जनरेशन ऑफ कार्बोकैटायन, वहां पे स्टीयरिक हिंडेंस मैटर नहीं करता। जबकि SN2 में क्या होता है, स्टीयरिक हिंडेंस मैटर करता है, वहां पे स्टीयरिक हिंडेंस ही तो रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन करता है। ओके, so this was the chapter alcohol, phenol and ether, and these were the properties of the ether। अगर हम यूजेज देखें तो ईथर बहुत सारे सॉल्वेंट की तरह यूज होता है, बहुत सारे मटेरियल के लिए रॉ मटेरियल की तरह यूज होता है, और साथ में किसी भी लैब में लेबोरेटरी रिजेंट की तरह यूज होता है, और भी बहुत सारे यूजेज हैं। यूजेज बहुत ज्यादा कभी भी पूछे नहीं जाते हैं। तो यहाँ पे ये चैप्टर ओवर हो रहा है। अगर आपको कोई क्वेश्चन इस चैप्टर से रिलेटेड, इस वीडियो से ही नहीं, इससे पहले भी जो वीडियो मैंने डाल रखे हैं, या पूरे इस चैप्टर से रिलेटेड अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ पे आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और अगर आपको मेरा पर्सनल नंबर मालूम है तो उस पर्सनल नंबर पे भी आप सेंड कर सकते हैं अपने क्वेश्चन को। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।